बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस लॉन्च के अवसर पे हम मार्केट के दिग्गजों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रयास में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधु केला साहब। मधु, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। और मेरी बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं आपके नए चैनल के लिए, नए वेंचर के लिए, आपको, आपकी टीम को। मैं सालों से आपको जानता हूं, मुझे पता है आप और आपकी टीम दर्शकों के लिए कुछ नया लेके आएंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे। एंड इतने जो मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो जुड़े हैं बाजार में पिछले 2-3 साल में, उनके लिए आप काफी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मधु। मेरे लिए तो मतलब आप आपकी जैसे राय, जैसे वो नॉट पोल कहते हैं कि आप कुछ लोगों को सुनो, उनको फॉलो कीजिए और उनसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट को कैसे देखना चाहिए। मेरी एंकरिंग में ये आपके ओपिनियन सालों से काफी काम आए हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक जो जुड़ेंगे उनके लिए भी ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाईज पे हैं लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज ऑल टाइम हाईज पे नहीं है। तो मधु, आप जब ये मार्केट को देखते हैं तो आप किस नजरिए से देखते हैं ये ऑल टाइम हाई लेवल्स को? तो नीरज, ऐसा है कि देर आर फेजेस ऑफ मार्केट। कभी इंडेक्स बहुत चलता है और कभी स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स काफी चलते हैं। तो अगर मैं रिसेंट देखूंगा, मे बी मे बी यू कैन टॉक लास्ट 1 मंथ और सो, हाँ जी। जिसमें थोड़ा स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। काफी सारे जो हाई बीटा के जो स्टॉक्स थे, जो ऑब्वियसली रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन वहां पे ज्यादा होता है, छोटे जो स्टॉक्स थे ना, वो वहां पे सेलिंग आई है या कहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है। और जो लार्जर निफ्टी नेम्स है, निफ्टी जो इंडेक्स है, वो बिकॉज अभी फॉरेनर की सेलिंग आती नहीं है नीरज, फॉरेनर की बाइंग आती है, लोकल्स की भी, लोकल म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग आती है। तो ये जब अगर दोनों बाइंग आती है मोटा मोटी, तो एसेंशियली हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी के जो शेयर्स है ना, वो नहीं घटते हैं बिकॉज ये बाइंग हम्म। बाइंग की वजह से। पर एक पब्लिक का जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन था ना, मैं सिर्फ एक डेटा देख रहा था कि एक्टिव क्लाइंट्स का कोई डेटा आता है फ्रॉम एनएससी, राइट। उसमें मैं देख रहा था कुछ 1.1 मिलियन की कोई कमी हुई है लास्ट 1 मंथ में एक्टिव इन्वेस्टर्स की। तो इसको अपन ये थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, दैट बिकॉज ऑफ कोविड इतने सारे लोग जो एक साथ स्टॉक मार्केट में आए थे, बिकॉज लोगों को घर पे रहना था, ऑल दोस कुछ थिंग्स करना वर था, देयर। हाँ। तो थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, थोड़ा कंसोलिडेशन होए भी यहाँ पे जाके। थर्ड ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो 5% हो गया था एफडी के ऊपर, राइट। तो मतलब 1.5-2 साल पहले इंटरेस्ट रेट 5% हो गया था। आज अगर आप एफडी करने जाओगे तो आपको हो सकता है 7.5-8% भी मिल जाए इन सेलेक्ट बैंक्स। तो वो जो अल्टरनेट एवेन्यू हो गई थी फॉर रिटेल इन्वेस्टर की, हमको इक्विटी में ही जाना है, हम्म। राइट, वो भी एक ओपन अप हो रहा है कि 8% ब्याज अगर मुझे मिलता है और बाजार इतना चला हुआ है, तो हो सकता है थोड़े जो ज्यादा समझदार टाइप के एचएनआई या रिटेल इन्वेस्टर है, दे माइट बी, वो लोग दूसरी एवेन्यूज भी देख रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम इक्विटी। हम्म। मधु, क्या आप बाकायदा, मतलब मेरे मुझे लगता है आपके ब्लड में और स्वेट में और टीयर्स में भी इक्विटीज ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये रिस्क फ्री रेट जब ऊपर जा रहा है, यूएस में भी अभी फिलहाल आई थिंक 5% ऑड मिल जाता है, इंडिया में जैसे आपने बताया रिस्क फ्री रेट हैज गॉन अप, क्या आपको लगता है कि एक ऑल्टरनेट, पहले जो टीना फैक्टर था कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इक्विटीज, इज अब आप बोल रहे हैं कि देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू इक्विटीज? आई एम सेइंग फॉर रिटेल पब्लिक एंड फॉर जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक हु हाँ आर जी। एक्सपेक्टिंग लेटर, नीरज आप ये देखो ना, अगर आज आज मैं अगर जाके बोलता हूँ इक्विटी में मेरा अगले 1 साल का रिटर्न मान लो 12% होगा या 14% होगा, और मुझे कोई फिक्स्ड इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है 8-9% की, तो एज ए इन्वेस्टर मैं ये सोचूंगा ना भाई 4% मुझे कम मिल जाए। पर अभी 18,500 का निफ्टी, ग्लोबल सब जगह रिसेशन की बातें चल रही है, सामने बजट आने वाला है, बजट में भी लास्ट 2-3 साल से टैक्सेशन में कुछ ट्वीक नहीं हुआ है। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि कुछ ना हो, पर ऐसा रूल आउट तो नहीं कर सकते कि वो नहीं होगा। अगर वो कुछ ट्वीक हुआ तो मार्केट इतना चला हुआ है ना, तो थोड़ा कोई करेक्शन कभी आ जावे, इसको आप रूल आउट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते।
जी जरूर। मधु, आपके हिसाब, आपकी राय में ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या जियोपॉलिटिक्स को लेके या यूएस रिसेशन को लेके भारत पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? अभी तक देखा गया कि इनिशियल इम्पैक्ट आया था लेकिन वो रिकवर हो गया। 2023 में आपकी क्या राय है इसके बारे में? नीरज, मुझे रशिया यूक्रेन का कुछ ज्यादा लगता नहीं है, बिकॉज ये क्या है, मार्केट का एक मेरा 30 साल का अनुभव ये है नीरज की जो चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हो जाती है ना हम्म। और जो बहुत लंबे समय के लिए रह जाती है, हमको ये अज्यूम करना चाहिए मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया उसको। ओके। मतलब वहां पे फिर ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करके कुछ फायदा होता नहीं है। मैंने ये मेरे सालों का अनुभव बोल रहा हूँ। जहां तक रिसेशन की बात है, अमेरिका की या यूके की, वो अभी कितना डीप होगा रिसेशन, या कितना नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है, थोड़ा सबका प्रिडिक्शन है। तो मैं बोलूंगा तो कुछ कुछ हद तक के ये प्राइस्ड इन है, पर अगर ये रिसेशन काफी डीप होता है, वो सर्टेनली प्राइस्ड इन नहीं है मार्केट में। दूसरा, जो कंपनियां है ना नीरज, कुछ जो कंपनियां जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या जो इन देशों के ऊपर डिपेंडेंट है अपना व्यापार करने के लिए या इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, वहां पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है और वो अपने को दिख भी रहा है। बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे भी थोड़ा ये सब जगह थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन चालू ही है, राइट। तो जी। मुझे यह लगता है कि इंडिया पर से में, जब हम बोलते हैं इंडिया में रिसेशन है या मंदी है, तो हम लोग बोल रहे हैं भैया 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट 5 हो जाएगा। हम यहाँ पे ये कभी नहीं बात कर रहे कि हमारा 0 हो जाएगा या 1% जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो इन द वर्ल्ड जहाँ पे इतनी क्राइसिस है ग्रोथ की, और जहाँ बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अगले साल में 1% ग्रो करने की या -1% ग्रो करने की बात कर रही है, इंडिया में अगर अगले साल 5-6% भी जीडीपी ग्रोथ रेट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, तो मैं बोलूंगा कि अपना अपना बाजार और इकोनॉमी अच्छा ही रहेगा। और नीरज, एक मैं महत्वपूर्ण बात जो आपको और दर्शकों को बोलना चाहता हूँ ना, ये सबका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी इंडिया का स्टोरी इज वेल नोन, अभी इसमें कोई नया डिस्कवरी तो हम कर नहीं सकते, राइट। सबको पता है कि डेमोग्राफिक है, जीडीपी है, अच्छा ग्रोथ है, इंडिया ब्राइट स्पॉट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब जो है बाजार मान लो घटता है, तो मेरे क्या ऑप्शन है। आज मैं अगर आपको बोलूं हाइपोथेटिकली मार्केट 15% घट सकता है, तो एक है ऑप्शन कि मैं अभी बेच लूं और 15% नीचे ले लूं। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने लिया 20% था इक्विटी में, मुझे लेना 40 था, तो मैं अगर घटता है तो मेरा 20% और लूं। तीसरा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग जो बाजू में बैठे हुए हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए अभी तक के इक्विटी में, वो तो क्लियर है, उनके लिए अगर बाजार घटेगा तो अपॉर्चुनिटी है। तो मैं वो कैंप में हूं कि अगर मार्केट घटता है कोई भी रीजन से, तो हमको वो करेक्शन को यूज करना है इक्विटी और अच्छे शेयर्स लेने के लिए, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि इंडिया का जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक है, वो मेरी नजर में बहुत ही अच्छा है। हाँ। ओके। थैंक्स मधु। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और होपफुली दर्शक इस पे अमल कर पाए। लेकिन मधु, ये तो कहना पड़ेगा कि वैसे भारत के जो एसआईपी निवेशक हैं, उन्होंने ये पॉलिसी काफी अच्छी तरह से फॉलो की है। लास्ट 12-24 महीने में उतार चढ़ाव आए हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट चालू रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही फैबुलस रहा है नीरज, अगर देखा जाए तो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स ने ना बहुत ही समझदारी दिखाई है। अगर आप देखो इस बारी, और इसमें दिल से खुशी होती है ना नीरज। हम लोग 20 साल से आप सब फ्रेंड्स के जरिए जा जाके इंडिया की जो तेजी समझा रहे हैं ना, इस बार पहली बार लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को उसका रियल में फायदा हुआ है, यस। राइट। अपने भारतीयों के घर पे, भारतीय निवेशकों के घर पे 2 पैसा शेयर मार्केट से गया है। और मैं भी जब मेरे जो 150 लोग फैमिली के फ्रेंड्स जो मेरे से टच में, इतनी खुशी होती है, कोई बोलता है आपने ये बताया था ये ले लिया, ये बढ़ गया, वो बताया वो ले लिया बढ़ गया, तो बड़ी बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर को ना, आप इसको ऐसे बोलो अगर ब्लंट लैंग्वेज में, उन्होंने ब्लड टेस्ट कर लिया है। इसलिए भी हाँ। मुझे ये नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी से कोई ऐसा कुछ हो जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग आ जाएगी या बाजार बहुत ज्यादा क्रैक कर जाएगा, वो नहीं लगता है। राइट। मधु, 4-5 सवाल और बाद में हम आपको छोड़ जाने देंगे। उम्मीद है कि आपके पास समय होगा उतना। हाँ, बोलिए धीरे। ओके फाइन। सो पहला सवाल ये है मधु कि जिनसे भी बात करते हैं हम, ये बात ये निकल के आती है कि फिलहाल डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करें
क्योंकि अगर वर्ल्ड में रिसेशन हो रही है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर ना ले। क्या मधु केला साहब का पोर्टफोलियो फिलहाल ऐसे ओरिएंटेड है या उसमें कुछ परिवर्तन वैसे ही है, है आ गए हैं? नीरज, हम तो इतने महीनों से, आप तो जानते हो मैं वोकल हूँ काफी, हम महीनों से यही बोल रहे हैं दैट डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रुझान था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत बड़ा रुझान था, काफी सारी चीज प्ले आउट हुई है, सब मीडिया में है, मतलब मैं तो काफी हाँ जी, हाँ अपने जी, आप हाँ जी। को वोकल हूँ काफी, तो ऑफ कोर्स। अभी भी वही लगता है कि नीरज ये क्या है ना, इट इज नॉट अबाउट सेक्टर। फाइनली आपको और मुझे पता है कि आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर भी लिया ना, तो इट इज ओनली 25% ऑफ द जॉब। 75% तो काम ये है कि आपने अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करी कि नहीं करी। तो ये सब में से आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना है। और एक होता है ना नीरज, अभी मैं 2 दिन पहले शादी में था, तो मुझे कोई किसी ने पूछा क्या लगता है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ जी। पहला मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि ये ग्रेट टू ओन है, मतलब मेरे को प्राउड तो होता है ये कंपनी को ओन करने पे, पर हैप्पी नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरा पैसा नहीं बनता है, पैसा नहीं हो। बराबर ना। तो इन्वेस्टिंग थोड़ा ट्रिकी बिजनेस है। हर समय आप बेस्ट कंपनी लेके ना, आप हैप्पी तो फील हो सकते हो, नहीं आप प्राउड तो फील हो सकते हो, लेकिन हैप्पी। आप लुक गुड तो कर सकते हो कि ये भाई बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे पास XYZ ब्लू चिप कंपनी है, पर वो पैसा नहीं बनता है ना फिर। तो हम तो यहाँ आते हैं पैसा कमाने के लिए, राइट। जी। तो हमको, मैं वही बोल रहा हूँ, जो सेक्टर में भी ना नीरज, इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो क्या। अच्छा इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है, बेस्ट कंपनी ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सेक्टर आइडेंटिफाई करना एक चीज है, पर आप वो सेक्टर में जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो देखिए। हम्म। ओके। मधु, क्या ये पूछ सकता हूँ, वैसे तो हर एक सेक्टर और हर एक टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजीज अलग होती होंगी, बट क्या एक और दो ब्रह्मास्त्र हैं जो आप यूजुअली फॉलो करते हैं, या तो कंपनी चुनने के लिए या तो कंपनी डिस्कार्ड करने के लिए? नीरज, हाँ पक्का है, ब्रह्मास्त्र तो काफी सारे हैं, बट जनरली हम जो देखते हैं ना नीरज की, एक तो मैं काफी सारे जो फैक्टर्स देखता हूँ, बिहेवियरल फैक्टर भी मैं काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ। हम्म। जैसे अभी मैंने 1 साल से मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अभी ये हेटेड सेक्टर है नीरज, कोई किसी को जिससे बोलता मुंह फेर लेता है, बट बाजार कुछ और ही दिखा रहा है मुझे। ये स्टॉक घटते नहीं है, धीरे 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 साइलेंटली बढ़ते जा रहे हैं, प्लस इनकी बैलेंस शीट मजबूत मजबूत होती जा रही है। तो हमने ये सेक्टर कैसे पकड़ा नीरज, हमने देखा कि एब्सोल्यूट मार्केट कैप ये पूरे सेक्टर का मिला के 60-70 हजार करोड़ रह गया था, एक सब लार्सन एंड टुब्रो। भाई देखा यार, ये मार्केट कैप तो आधा हो गया नाइका से। तो ये कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में कि अगर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो ये पूरे सेक्टर का मार्केट कैप एक कंपनी से आधा कैसे रख सकता है। वो कंपनी बहुत अच्छी है नाइका, मैं हाँ जी। नाइका के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी कोई डिस्पैरिटी है। आपको याद होगा, अपने इंटरव्यू किए थे नीरज 2009 में, जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में अपन ने बात करी थी। उस समय फार्मा में क्या हो गया था, पूरे सेक्टर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ था, और DLF का मार्केट कैप हो गया था 2 लाख करोड़। और वही ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, ये हो नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद फार्मा का मार्केट कैप हो गया 1 लाख का 10 लाख करोड़, और हाँ। DLF का मार्केट कैप हो गया 2 लाख करोड़ का 30 हजार करोड़। तो ये क्या है, एक तो हम ये ब्रॉड मैक्रो देखते हैं, उसके बाद कंपनीज में ना नीरज, मैंने भी बहुत झटके खा खा के सीखा है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं ना। So we are, and plus good growth, reasonable valuation, high ROE, ROC potential। एग्जिस्टिंग हाई ROE, ROC होगा तो सस्ता मिलेगा नहीं। हमको पोटेंशियल दिखना चाहिए कि कंपनी का ROE और ROC बढ़ेगा, और वो रियल कैश फ्लो दिखना चाहिए मुझे। गॉट इट। क्योंकि अभी हमने बड़ी सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया नीरज, जहां ग्रोथ बहुत दिखती है, जहां शेयर सस्ते दिखते हैं, पर कैश फ्लो दिखता नहीं है। आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, वर्किंग कैपिटल बढ़ाते जा रहे हो, केपेक्स करते जा रहे हो, तो आप एम्पायर तो बना देते हो, पर वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हो। जी। तो हमको जी। अभी चाहिए जो आदमी वैल्यू क्रिएट करता है, एम्पायर नहीं बनाता।
ये बड़ी अच्छी बात बोली मधु मधु साहब, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा सीखने को मिला। ये बहुत अच्छी बात थी। आज आज ये दो पिछले दो आंसर में आपने दो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी हमें, इसके लिए धन्यवाद। मधु एक बात पूछना चाहूंगा, लेकिन ये ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिया, या लोग डिफेंस सेक्टर पे काफी गर्म हुए हैं फिलहाल। ये एक दिक्कत क्या आपको नहीं लगती कि इनमें जो एंड कस्टमर जिसको कहते हैं वो गवर्नमेंट है, काफी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, और इनके लिए उनका जो आपने कैश फ्लो पे जो जोर दिया कि उसमें रिसीवेबल्स में सब जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इन कंपनीज को। नीरज आएगा, देखो देखो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं नीरज, एक टैक्टिकल और एक लॉन्ग टर्म। हाँ जी। मेरा पोर्टफोलियो दोनों तरीके से बढ़ता है, ये मेरे लिए टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ। इसमें मैं वॉरेन बफे नहीं बन रहा हूँ कि मुझे ये नहीं कि ये कंपनी लेनी है और 10 साल तक सो जाना है। मुझे लगता है ये मुझे बहुत चीप खरीदना है, मतलब, और चीप बेच देना है। बराबर है, तो ओके मैं फाइन। इसके एक्सपेंसिव होने का इंतजार नहीं करूंगा, गॉट इट। पर गॉट ये इट। बहुत चीप नहीं रह सकता है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स आप बोले ना, गवर्नमेंट का रिसीवेबल है, ये 100% ये एक कंसर्न है। पर हम अगर देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल में ना, चीजें इंक्रीमेंटली इंप्रूव हुई है। जो आर्बिट्रेशन के केसेस थे काफी सारे रिजॉल्व हुए हैं। कंपनीज का जो डेट 2010 में था, काफी सारी कंपनीज का डेट आधा हो गया है 2023 में जाके। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ मनी इन लोगों के लिए घटी है। क्रेडिट रेटिंग काफी सारी कंपनीज की बढ़ी है। और अब जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर मेरे लिए इस सेक्टर में ये है कि कंपटीशन डिसिमिनेट हो गया है। तो अगर आप देखोगे 2008 में कितनी सारी कंपनियां थी जो हाँ। अभी कहीं दिखाई भी नहीं देती है, और नई कंपनियां कोई आई नहीं है। मधु लास्ट लास्ट दो दो सवाल, या तीन सवाल एक्चुअली एंड में करूंगा रिस्क के क्वेश्चन से, उसके पहले दो और चीज पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि एक चीज है जो टैक्टिकल है, दूसरा चीज जो लॉन्ग टर्म है। अभी काफी काफी लोग कहते हैं कि जो 2020 से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो श्रेणी बदली, शैली बदली, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और अभी बीच में क्योंकि ये यूएस रिसेशन होगा तो इनके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, कल को लगते काफी शेयरों के भाव आधे भी हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप आईटी सर्विसेज पे क्या बुलिश हैं या टैक्टिकली बेरिश हैं? तो नीरज, अभी तक के हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था, बिकॉज अगेन वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए थे कंपेयर टू हिस्टोरिक वैल्यूएशन। पर मुझे लगता है अभी से लगा के अगले 6 महीने में यहाँ पे चुनिंदा शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन जो है ना नीरज, कि ये जो एक एट्रिशन रेट आईटी सर्विसेज में 20-25% हो गया था ना, वो एट्रिशन रेट मुझे लगता है काफी घट जाएगा। क्योंकि ये जो नई इकोनॉमी की जो कंपनियां आ रही थी ना, जिनको सबको फ्री में पैसा मिल रहा था, और वो सबको लंबे चौड़े एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रहे थे, अट्रिशन उसकी वजह से ज्यादा था। तो अगर आपका अट्रिशन कंट्रोल में आता है ना, तो आपके मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ के आएंगे। बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और मुझे लगता है ये 10-12 पी में अगर मिलेगी ना, तो मैं, बारिंग नोइंग फुल्ली वेल कि यूएस का रिसेशन है, थोड़े बहुत डिमांड के इश्यूज हो सकते हैं, पर हमको थोड़ा अर्ली होना पड़ेगा इस सेक्टर में। नीरज, एक बात की तरफ आपका और ध्यान, सिंह आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये मेरा नया व्यू है। तो अभी तक के जो जितनी लिस्टेड हुई ना कंपनियां टेक्नोलॉजी में, स्पेसिफिकली जो न्यू एज कंपनियां, हम्म। मेरा ध्यान बहुत ही खराब था। हमने बहुत और वोकली मैंने बात किया है कि ये सब वैल्यूएशन में हमको नहीं लेने का है। पर बहुत सारी जगह पे आप देखिए 70-70, 80-80% की गिरावट आ गई है ऊपर से। आईपीओ के भाव से भी काफी सारे शेयर घट गए हैं। इसमें से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मिलेगी, तो अब निवेशकों को ये सब कंपनियों में को भी रडार में रखना चाहिए। और एक बार में कभी मत खरीदना ये कंपनियां, ये हमको नहीं पता कि क्या बॉटम है और क्या टॉप है। अगर आप इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हो तो अज्यूम करो कि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, माल बहुत आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स होते हैं इन कंपनियों में। तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे करके, जो कंपनी आपको पसंद भी है ना, हर भाव पे धीरे धीरे करके खरीदना है। पर मुझे लगता है ये अभी वो कैटेगरी में आ रही है जहां पे कि आप इनको देखना चालू कर सकते हो। मैंने देखना चालू किया है। सुपर, थैंक यू मधु। रिस्क के पहले का आखिरी सवाल मेरा, काफी लोग कहते हैं कि भाई अगर फॉरेनर्स भी आते हैं इंडिया में तो भारत के कंज्यूमर के लिए आते हैं। 2011 से 2020 का दशक भी कंज्यूमर कंपनीज के लिए रहा,
क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुलिश हैं, लोग कैपेक्स पे बुलिश हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे बुलिश हैं, तो क्या ये दशक कंज्यूमर कंपनीज का ना होते हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का हो सकता है? और क्यों इन्वेस्टर्स को क्या ये मोटा मोटी ये ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमर कंपनीज को बहुत ज्यादा पी वाले स्टॉक्स को थोड़ा दूर रहें और दूसरे सेक्टर्स मैं को देखें? नीरज, मैं तो दूर हूँ, टू बी आप ऑनेस्ट, दूर हैं? मैं अच्छा, दूर ओके। हूँ। एंड मुझे लगता है कि अगेन हमारा, जैसे आपने बोला, मेरा व्यू कल सुबह भी बदल सकता है कि अगर ये स्टॉक 30-40% घट गए जहां से हैं, तो हो सकता है मेरा ध्यान चेंज हो जाए। जैसे 3 महीना पहले अगर आपने मेरे को न्यू एज कंपनी का पूछा होता, तो मैं मना कर देता, मैं बोला मेरे को जरूर, नहीं लेना है। पर अभी 3 महीने में इतने घट गए ये, तो अट्रैक्टिव हो गई अपॉर्चुनिटी। तो दे जरूर, ऑब्वियसली कंज्यूमर कंपनियां तो बहुत अच्छी है, हमारा एवर्जन कंपनी से नहीं है, हमारा एवर्जन वैल्यूएशन से है। तो अगर वो वैल्यूएशन करेक्ट होते हैं तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे वापस से। पर चुनिंदा कंपनियां उस सेक्टर में भी अच्छी रहेगी, तो ये पूरे सेक्टर के लिए लागू हो सकता है। बट चुनिंदा कंपनियां हैं जहां हम लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है। कि नीरज, ये लॉन्ग टर्म थीम जो है ना, 140 करोड़ जो आदमी है यहाँ पे, और वो कंज्यूमर का लॉन्ग टर्म थीम तो नहीं जाने वाला है। मेरा अवर्जन सिर्फ इस वक्त वैल्यूएशन से है कि काफी सारे शेयर जरूर, महंगे हैं। जरूर। मधु, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर है। आपने रियलिस्टिक पिक्चर एक्चुअली में रखा है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि घटावटी आ सकती है। बट ये ओवरऑल जो बुलिश पेंटिंग आपने करी है, उसमें रिस्क क्या है मधु? आप कौन सी चीज को रिस्क करते रिस्क हैं? 3-4 चीजें नीरज। एक, मैंने जैसे बोला ना, मार्केट का ये इस टाइप का रिटर्न ही सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि जब वो रिटर्न ना, बहाना बाद में आता है नीरज, कि रीजन तो बाद में आता है, हाँ जी, हाँ जी। रिटर्न हमेशा मीन और एवरेज की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न बने हैं जो मार्केट में, इसको पब्लिक को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। इसको पब्लिक को ये नहीं मानना चाहिए कि राम राज्य आ गया हिंदुस्तान में और हमेशा ऐसे ही पैसा बनते रहेगा, राइट। राम राज्य है, पर स्टॉक मार्केट एक अलग चीज है, राइट। तो पहला वो रिस्क है कि हम उसको एक्स्ट्रापोलेट ना करें, और ये रिटर्न जो बने वही सबसे बड़ा बाजार के लिए एट पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क हो सकता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना, बजट में इस बारी क्या ट्वीक होगा, मेरा दिल गवाही करता है कि सरकार को भी पता है कि 20 लाख करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट से रेज हुआ है लास्ट 3 साल में, राइट। और वही कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा दिमाग तो बोलता है नहीं करना चाहिए, पर दिल बोलता है कुछ हो भी सकता है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि जी, भाई यहाँ पे अगर कुछ होगा तो मार्केट उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर मैं अब ऐसा बोलूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को बिजनेस इनकम में क्लब कर देंगे, 100% करेक्शन आएगा, मैं बोल रहा हूँ। यस, यस, जी, जरूर। 100, इंडिया स्टोरी लॉन्ग टर्म अच्छी रहेगी, पर एक बार हाँ जी, करेक्शन जरूर आएगा। करेक्शन आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग बोलता है कि ये नहीं होगा, पर दिल बोलता है प्रिपेयर्ड रहने का। जी, जरूर, Yeah. जरूर, जरूर। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है नीरज, ऑब्वियसली ग्लोबल है, राइट। अगर ग्लोबल सिचुएशन और डिटेरियोरेट होती है, या चाइना ओपन अप होने के बाद सपोजिंग ऑयल का भाव वापस कभी 110 $120 होता है, जिससे जिसके जिससे हम ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो ये 2-3 फैक्टर्स ही है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस नीरज, रिस्क, मैं 32 साल से इन्वेस्ट करता हूं, मैंने आज तक एक भी दिन, 1 घंटा या 1 साल भी बिना रिस्क के स्टॉक मार्केट नहीं देखे। ये रिस्क हमेशा बदलती रहती है। आज ये 3 है, 6 महीने बाद कोई और दूसरी 3 होगी। हमको तो सिर्फ ये देखने का है कि रिस्क रिवार्ड कौन से शेयरों में और कौन से सेक्टर्स में है। अभी भी मैं बोलता हूँ इक्विटी एज ए एसेट क्लास, अगर मैं एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का व्यू लूं, और अगर मैं 5-10 साल का व्यू लूं ना, मेरा कन्विक्शन है कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास will outperform every other asset class in India. ग्रेट। वेल, ये सिक्सर के साथ हम ये इंटरव्यू को यहीं समाप्त करेंगे। मधु केला साहब, आपने हमारे साथ आधा घंटा बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपसे वापस बात करने का अवसर मिलता रहेगा। Thank you, Neeraj.